हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नियंत्रण और समन्वय के पार्ट 2 वाला चैप्टर में भाग में यानी पार्ट 1 मैंने पढ़ा दी है। अगर नहीं पढ़ा है तो आई बटन से पहले उसको पढ़ लीजिए। आज हम लोग मस्तिष्क को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आगे की टॉपिक्स पढ़ेंगे। मस्तिष्क, ये जो हमारा खोपड़िया है ना, शैतानी खोपड़िया, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि मस्तिष्क है क्या। ठीक है, तो आप जानते हैं मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क क्या है? संपूर्ण सूचना को एकत्रित करने का एक केंद्र है ऊपर में। तो मस्तिष्क के बारे में जानिए। मस्तिष्क हमारा अत्यंत कोमल और महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही कोमल होता है। आप सुने होंगे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तो बच जाता है, अगर माथे में ढंग से चोट लग जाए तो नहीं बचता है, मर जाता है। ये बहुत ही कोमल होती है, महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कोमल भाग को बचाने के लिए इसी खोपड़ी जो है बहुत ही मजबूत बनाया है ऊपर वाले ने। ठीक है, तो यह खोपड़ी का मस्तिष्क गुहा, ये खोपड़ी जो है इसके अंदर एक जगह है जिसका नाम है मस्तिष्क गुहा के अंदर स्थित रहती है। और मस्तिष्क जो है मेनिंजेस नामक तंतु से ढका हुआ रहता है। जैसे मान लो ये मस्तिष्क है, इसके चारों ओर मेनिंजेस नामक एक पतली सी तंतु होती है जिससे ये घिरा हुआ होता है। ठीक है, इसके चारों ओर मेनिंजेस नामक तंतु से ये घिरा हुआ होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का अगर हम वजन की बात करें तो वजन 1.5 kg होती है। आयतन की बात करें तो लगभग 1650 ग्राम होता है, ml होता है। ठीक है, तो अब जरा यहाँ देखिए कि वजन 1.5 kg और आयतन इसका 1650 ml, मतलब ये आयतन है और ये वजन है, ये सामान्य है। ऐसा नहीं कि सभी का इतना ही होगा, किसी का 1.4 भी हो सकता है। देखे होंगे किसी का माथा छोटा दिखता है, किसी का 1.5 की जगह 1.6 भी हो सकता है, तो छोटा बड़ा हो सकता है। एक सामान्य मनुष्य का मस्तिष्क 1.5 kg से लेकर यानी वजन 1.5 kg और द्रव्यमान 1650 ग्राम होता है। मस्तिष्क को देखिए बच्चों, 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग है अग्र मस्तिष्क। क्या है? अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग है हमारा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा भाग है हमारा पश्च मस्तिष्क। ठीक है, मतलब आगे वाला भाग, पीछे वाला, बीच वाला भाग और उसके बाद पीछे वाला भाग। सामान्य रूप से इस नाम को रटने की कोई जरूरत नहीं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये 3 भागों में बांटा है। अब आते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को पुनः 2 भागों में बांट दी गई है बच्चों। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क का, ये है प्रमस्तिष्क। देखो नाम ध्यान से देखना, अग्र मस्तिष्क का ही पहला भाग है प्रमस्तिष्क, या इसी का नाम है सेरिब्रम। ध्यान देना, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। और दूसरा भाग है इसका डाइनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन। तो ध्यान दीजिए बच्चों, तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फिर 2 भाग में बांट दिया, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, दूसरा डाइनसेफ्लॉन। अब प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़िए। देखिए ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 2/3 हिस्सा, 2/3 भाग, 66% भाग जो है लगभग मस्तिष्क का यही होता है। अगर 1 kg माने तो 660 ग्राम का लगभग मस्तिष्क अकेले यही ठो होता है। अग्र मस्तिष्क का एक भाग, प्रमस्तिष्क, टोटल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। मतलब पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम होती है। और इसमें एक अनुदैर्ध्य खांच द्वारा, अनुदैर्ध्य खांच मतलब ये बीच वाला ऐसा सीधा वाला लाइन, आप माथे में हाथ दो, यहाँ पर आपको गड्ढा सा दिखाई देगा, यहाँ पर आंखों के बीच में, ये अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं एवं बाएं भागों में बटा होता है। ये जो अनुदैर्ध्य खांच है ना, इसी को प्रमस्तिष्क गोलार्ध भी कहते हैं। ठीक है, यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इस भाग में देखो क्या है, कैसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सोचने समझने की क्षमता, चतुराई है, सोचने समझने की क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता। दूसरी बात आप ये समझ लो कि आपकी स्मरण शक्ति, याद करने की जो भी क्षमता होती है, कितना देर क्या याद रहेगा, ये सारी स्मरण शक्ति कहाँ पर केंद्रित होता है? प्रमस्तिष्क में ही होता है। उसके बाद किसी का प्रति घृणा अगर होती है, किसी को देख के आपको गुस्सा आ जाता है, कोई गंदी चीज मान लो कि सड़क पे कचरा देख लिया, घृणा हुई, तो ये घृणा हो या किसी के प्रति प्रेम हो, तो ये सारा आपके प्रमस्तिष्क का ही भाग है। सोचने समझने की क्षमता हो गई, आपकी
याद रखने की क्षमता, घृणा हो गई, प्रेम हो गई। अब खुशी और कष्ट का भी अनुभव कुछ भागों में, हर्ष और कष्ट, ये दोनों अनुभव भी प्रमस्तिष्क के ही द्वारा होता है। अगर मान लीजिए प्रमस्तिष्क खत्म हो गया तो ना आपको खुशी होगी ना कष्ट होगा। आपका हाथ भी कट जाए तो कोई कष्ट नहीं, क्योंकि उतना सोचने और समझने की क्षमता ही नहीं बचेगी अगर मस्तिष्क के पास। तो इतनी सारी भागों का केंद्र होता है। तो प्रमस्तिष्क के बारे में क्या जाने, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, 2/3 भाग अकेले होता है। चतुराई का केंद्र है, सोचने समझने की क्षमता यही होती है। स्मरण शक्ति होता है, घृणा, प्रेम, हर्ष, कष्ट, ये सारी चीजों का केंद्र क्या होता है, आपका प्रमस्तिष्क ही होता है। ठीक है, इसीलिए अब देखो, जिस व्यक्ति का प्रमस्तिष्क छोटा होगा ना, सामान्य से जितना होना चाहिए उससे अगर कम हुआ ना, तो वो आदमी थोड़ा मंद बुद्धि का हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमस्तिष्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग हो जाती है। अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग देखिए, डाइनसेफ्लॉन। ये डाइनसेफ्लॉन देखो, ये तापमान, शरीर में गर्मी और ठंडा का अनुभव जो करवाता है, ये डाइनसेफ्लॉन के द्वारा होती है। ठीक है, तापमान, दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण है। कब रोना है, कब नहीं रोना है, दर्द हो रहा है उसको अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, और शरीर में कितनी गर्मी लग रही है, ठंडा लग रहा है, इस चीज को कौन केंद्रित करता है, डाइनसेफ्लॉन। मतलब डाइनसेफ्लॉन अगर नहीं हो तो कितनों गर्मी में डाल दिया जाए आदमी को, गर्मी लगेगा, शरीर पिघल रहा है, पसीना निकल रहा है, लेकिन उसका दिमाग में काम नहीं करेगा कि गर्मी भी लग रहा है। ठीक है, तो डाइनसेफ्लॉन तापमान को, दर्द को और रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अब आते हैं हम लोग दूसरा भाग, मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं है बच्चों, ये मध्य मस्तिष्क बहुत ही आसान भी है, इसको याद रखना। इसमें सामान्य तौर पर देखिए कि यह मस्तिष्क का स्टेम का ऊपरी भाग है। मस्तिष्क स्टेम जो है पश्च मस्तिष्क का ही एक भाग होता है, उसका ऊपर में रहता है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क में देखो है क्या, आंख की पेशियों का नियंत्रण होता है। आंख की पेशियों का नियंत्रण मतलब देखिए, जैसे आप मर्जी होता है आंख बंद कर लिया, मर्जी होता है आंख खोल लिए। ठीक है, तो ये नियंत्रण किसके द्वारा होती है बच्चों, मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो आंख की पेशियों का नियंत्रण होती है, और ये मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। अब आते हैं हम लोग पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को देखो बच्चों, इसके बारे में अगर हम जाने तो पश्च मस्तिष्क को फिर से 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है आपका अनुमस्तिष्क, यानी पश्च मस्तिष्क का 2 भाग, अनुमस्तिष्क या इसी का नाम है सेरिबेलम। ठीक है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। और इसका दूसरा भाग जो है, किसका दूसरा भाग बच्चों, मध्य मस्तिष्क का। ये पश्च मस्तिष्क का ये दूसरा भाग है, इसका मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम, जैसे अभी हमने बताया था कि मध्य मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग होता है, जिसमें आंख की पेशियों का नियंत्रण होती है। तो अब देखो, मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। देखिए ये सेरिबेलम है, जबकि अग्र मस्तिष्क का एक भाग सेरिब्रम है। अंतर दिख रहा है, यह ब्रम है और ये बेलम है। अब इसका कार्य देखते हैं अनुमस्तिष्क का। यह मुद्रा समन्वय, मतलब कब हाथ चलानी है, कब पैर चलाना है, इसको समन्वित करता है। ऐसा नहीं कि आपको कभी पैर चलाना है तो हाथ चलाना शुरू कर दिए, ये समन्वय खत्म हो गया। मतलब मान लो कि कोई तुमको दौड़ना है तो हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, जाएगा नहीं ना। तो समन्वय कब क्या करना है, इस चीज को कहते हैं समन्वय। ये समन्वय को रखता है और संतुलित करता है, शरीर को संतुलित कर रहा है। अगर ये गड़बड़ हो जाए तो ऐसे ही गिर जाओगे। ठीक है, जब व्यक्ति शराब पीता है ना तो इसी को थोड़ा सा प्रभावित कर देता है, इसीलिए ऐसे ऐसे हिलता डुलता है। ठीक है, तो सेरिबेलम जो है संतुलन को बनाए रखता है। साथ ही साथ क्या करती है, ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी जिस पेशियों पर आपका नियंत्रण है, जैसे हाथ अपनी मर्जी से आप हिला डुला सकते हो। क्या हार्ट बीट पे आपका नियंत्रण है? आप चाहो तो हार्ट बीट बंद कर सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। वो करो तो बस चले जाओगे ऊपर। ठीक है, तो जो पेशियों पर आपका नियंत्रण है वो ऐच्छिक पेशी। उस ऐच्छिक पेशी का नियंत्रण कौन करता है? पश्च मस्तिष्क करता है। अब आते हैं मस्तिष्क स्टेम वाली भाग में। देखो बच्चों, मस्तिष्क स्टेम को फिर से 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग है मस्तिष्क स्टेम का पॉन्स बेरोलाई। ध्यान दीजिए, पॉन्स बेरोलाई, गड़बड़ हो गया फिर एक बार समझा देंगे, क्लियर हो जाएगी। और दूसरा भाग है मेडुला ऑब्लोंगटा। मेडुला ऑब्लोंगटा, अभी दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पॉन्स बेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगटा। पॉन्स बेरोलाई देखो बच्चों, ये श्वसन क्रिया को नियंत्रित कर रही है। किस चीज को?
श्वसन क्रिया को नियंत्रित करती है। अब आते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा देखो मेरु रज्जु के पीछे का भाग है। मेरु रज्जु, ये जो मेरु रज्जु है आपका रीढ़ की हड्डी, इसी को बोलते हैं मेरु रज्जु। उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपका क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता है। प्रतिवर्ती क्रिया को ऐसे समझो बच्चों, जैसे कि मान लो तुमने गलती से कांटा में पैर रख दिया, तो क्या आप सोचोगे ओ कांटा में पैर रख दिया, अब ऊपर करना है, पैर हटाना, ऐसा नहीं ना। जैसे पैर कांटा में रखता है तुरंत पैर पीछे हो जाती है, आप सोचते हो, सोचने का भी समय नहीं मिलता। तो वैसी क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उसमें मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता है। प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। तो मेरु रज्जु वाला के ऊपर का भाग मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। और इसमें देखो अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया देखो क्या है बच्चों, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताई कि अनुमस्तिष्क में क्या होता है, ऐच्छिक क्रिया होती है। ऐच्छिक क्रिया मतलब हाथ की पेशियों का नियंत्रण, मुद्रा समन्वय वगैरह जो भी है, ये सब ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है बच्चों? अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। और अनैच्छिक क्रिया मतलब जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है। जैसे कि किस चीज का पर आपका नियंत्रण नहीं है बच्चों? जैसे हृदय की गति, हार्ट बीट, क्या आप उसको अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकते हो? हाथ को ऐसे ऐसे हिला सकते हो या आराम आराम से हिला सकते हो, लेकिन हृदय की गति को आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। हृदय की गति हो गई आपकी, उसके बाद ब्लड प्रेशर हो गया आपका, श्वसन का दर, खांसना, छींकना, ये सब आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर खांसी आएगी तो खांसना ही पड़ेगा, कितनों कंट्रोल करोगे, कितना देर कंट्रोल करोगे। तो आप जो चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है, खांसना, छींकना, हृदय की गति, उल्टी करना आदि जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस तरह से पूरे मस्तिष्क को पढ़ लिए बच्चों। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करो, बातें समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक, मस्तिष्क के कार्य की ओर। मस्तिष्क की कार्य को अगर हम देखेंगे, क्या क्या हो सकता है बच्चों मस्तिष्क का कार्य, बताओ तो। पहला कार्य है सूचनाओं को एकत्रित करना। आप जो भी पढ़ते हो, कहीं पर सुनते हो, कुछ देखते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी याद रहती है कुछ दिनों तक। कुछ चीज़ें तो बहुत दिन तक आप नहीं भूलते हो। तो ये सारी यानी क्या बोल सकते हैं हम कि आवेगों को ग्रहण करना। जो भी आप देखें, मान लो कहीं पर देखे लड़ाई हो रही है या कहीं पर आग लग गई, आपका आवेग आया दिमाग में कि वो आग लग गई, तो आवेगों को ग्रहण किया मस्तिष्क। अब आवेगों का विश्लेषण करना। अब विश्लेषण किया कि आग लगी है, उसके बाद विश्लेषण के आधार पर क्या करेगा, आपको उचित निर्देश देगा। तो बुझाने जाना या फायर यानी बुझाने वाले को, आग अग्निशमन दल को फोन करना है। तो ये कौन दिया आदेश? मस्तिष्क दिया। उसके बाद सूचनाओं का भंडारण करना, आप जो भी सुनते हो उसको याद रखना, ठीक है। विचारों को उत्पन्न करना, ये सारी कार्य किसका है? मस्तिष्क का है। चलिए बच्चों, ये तरह से हमारा मस्तिष्क खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भाग है बच्चों। अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है हमारे शरीर में, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां, देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है। अभी समझ में आ जाएगी आप लोगों को। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब होता है बच्चों कि मनुष्य के शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां हैं जो विभिन्न प्रकार की रसायनों का सेक्रेशन करता है, मतलब स्रावित करता है। जैसे हार्मोन का स्रावन करना। जैसे हमारे अंदर एक ग्रंथि थी अमाशय, जिसमें से क्या निकल रहा था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा था। तो वे सारी ग्रंथियां शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का स्रवण करता है, रसायनों को निकालता है, उसी को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है ना, मनुष्य में ढेर सारी है। पहली ग्रंथि हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग देखो पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों? पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी का नाम है पीयूष ग्रंथि, भी इसी को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। या इसी ग्रंथि का और एक नाम है बच्चों मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। तीन नाम है, पिट्यूटरी ग्रंथि बोले, पीयूष ग्रंथि बोले या मास्टर ग्रंथि बोले। अब ये ग्रंथि होता क्या? ये जो कपाल का हड्डी है ना, इसके बीच में होती है। कपाल के हड्डी के जो है, कपाल के स्फेनोइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसके पीछे ये गर्दन है ना, गर्दन के ऊपर में कपाल के पीछे यहाँ पर स्थित होती है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पिट्यूटरी ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है बच्चों। पहला भाग है आपका अग्रपिंडक
और दूसरा भाग है आपका पश्चपिंडक। दो भागों में बांटे, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। अब जरा देखिए कि अग्रपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन क्या करता है। दोनों भाग है, दोनों भाग में अलग अलग हार्मोन निकलती है। तो इससे स्रावित हार्मोन मनुष्य में जो है वृद्धि मतलब कितना शरीर बढ़ेगा, कितना लंबा होगा। हमने आपको बताई थी कि यही पिट्यूटरी ग्रंथि ही लंबाई में बढ़ोतरी करता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि का कौन सा भाग बच्चों? अग्रपिंडक। इसमें खास के हड्डियों का परिवर्धन, हड्डियां कितना बढ़ेगी, हड्डियां बढ़ेगी तभी तो शरीर बढ़ेगा। तो क्या बोल सकते हैं, शरीर की वृद्धि, हड्डियों तथा मांसपेशियों को वृद्धि हार्मोन से अधिक स्रावित से, अगर मान लो कि ये वृद्धि हार्मोन अगर अधिक स्रावित हो गया, हड्डियों की वृद्धि, मांसपेशियों की वृद्धि, तो जब हड्डी और मांसपेशी बढ़ गया तो संपूर्ण मनुष्य में वृद्धि हुई। तो अगर ये ज्यादा स्रावित हो गया तो मनुष्य समान से अधिक लंबा हो जाता है। जैसे आप देखी होगी कुछ लोग 8 फीट लंबे होते हैं। अगर इसका कम स्रावित होता है तो मनुष्य बौना हो जाता है। अब देखो, अग्रपिंडक का स्रावित एक और हार्मोन जो है, नर में शुक्राणु का स्रावन करता है और मादा में अंडाणु का। इन दोनों को नियंत्रित करता है कौन? आपका अग्रपिंडक से स्रावित हार्मोन। देखिए, एक तो काम है शरीर में वृद्धि करना, दूसरा शुक्राणु और अंडाणु के बनने में नियंत्रण करना, ठीक है। और साथ ही साथ अब आते हैं पश्चपिंडक। पश्चपिंडक से जो है यानी स्रावित हार्मोन शरीर में जल की संतुलन को बनाए रखता है। किसकी संतुलन बच्चों? जल की संतुलन। मतलब अगर आपको प्यास लगी है तो तुरंत आपको बता देगा, ठीक है, और जल्दी पानी को खत्म नहीं होने देता है। उसी तरह एक और हार्मोन होता है जो मादा में बच्चों के जनन के समय सहायक होता है। मादा में जनन के समय सहायक होता है ये पश्चपिंडक का हार्मोन। तो ये दो तरह के कार्य आपको बताइए, शरीर में वृद्धि करता है, साथ ही साथ शुक्राणु और अंडाणु का नियंत्रित करता है। दूसरा पश्चपिंडक का कार्य जल संतुलन और मादा में जनन के समय सहायक करता है एक हार्मोन। तो इस तरह से आपका पिट्यूटरी ग्रंथि खत्म हो गई। बच्चों पूछा जाता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लंबाई में वृद्धि के साथ साथ जनन प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है। तो अपना तो कार्य करता ही है, जनन ग्रंथियों के भी कार्य को करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार की ग्रंथि देखते हैं बच्चों, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि देखो बच्चों, ये गले में होती है, श्वास नली है ना, इसके पीछे यहाँ पर ऊपर में लैरिंग्स के पीछे होता है, ठीक है। इस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम थायरोक्सिन है। ध्यान देना, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है ना, इस हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्सिन, ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे आयोडीन युक्त नमक खाओ, क्यों? क्योंकि अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो ये हार्मोन स्रावित नहीं होगा, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित होता है। अब देखते हैं ये हार्मोन है क्या। ये हार्मोन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को पचाने में सहायता करता है। आप भोजन के साथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेते हो ना, तो इन दोनों को पचाने में सहायक करता है थायरोक्सिन हार्मोन। अब मान लो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सही से नहीं पचेगा तो ना आपको ऊर्जा मिलेगा, ना शरीर में सही से वृद्धि होगी। इसीलिए कहते हैं बच्चों को आयोडीन युक्त खाना देना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन लिए बहुत ज़्यादा खाए प्रोटीन, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित जो है ही नहीं, तो प्रोटीन पचा ही नहीं। जब नहीं पचा तो वृद्धि होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को उपापचय में नियंत्रण करती है, सामान्य वृद्धि से लेकर हड्डियों की वृद्धि को भी बचाता है। थायरोक्सिन की कमी से देखो घेंघा रोग हो जाता है। कैसे होता है? अगर मान लो आप आयोडीन नहीं लिए, तो आपका अभी क्या बताया कि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए आयोडीन की आवश्यकता है, और आप आयोडीन नहीं खाए, तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन बनाने के चक्कर में क्या होता है? फूल जाता है, क्योंकि उसको आयोडीन मिला नहीं, ग्रंथि फूल गया, तो यहाँ गला फूल जाता है। क्या कहते हैं? उसी को घेंघा रोग या थायराइड या ग्वाइटर रोग कहते हैं। अगर मान लो कि थायरोक्सिन की कमी हो गई शरीर में, तो शारीरिक और मानसिक दोनों वृद्धि प्रभावित होती। बच्चा सोचने समझने में भी कमजोर हो जाएगा, शारीरिक रूप से भी कमजोर होगा। थायराइड ग्रंथि से का ही जैसा एक नाम है पाराथायराइड ग्रंथि, लेकिन गले में नहीं है। पाराथायराइड ग्रंथि जो है आपका पाया जाता है किडनी के पास। पाराथायराइड ग्रंथि
पेट में किडनी के पास होती है। यह ग्रंथि मटर के समान होती है। आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, मटर के समान कौन सी ग्रंथि होती है? पाराथायरॉइड ग्रंथि। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर पूछा आयोडीन का जरूरत किस हार्मोन के लिए है? थायरोक्सिन के हार्मोन के लिए। ठीक है। तो पाराथायरॉइड की ग्रंथि का जो आकार होता है कैसा होता है? मटर की तरह होती है। मटर की तरह इसकी आकार होता है और इससे जो स्रावित हार्मोन होता है शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब कैल्शियम जो हड्डी को मजबूत बनाता है। ठीक है। कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है पाराथायरॉइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। अब आते हैं अगले प्रकार की ग्रंथि में बच्चों। अगले प्रकार का ग्रंथि है आपका एंड्रीनल ग्रंथि। एंड्रीनल ग्रंथि, देखते हैं एंड्रीनल ग्रंथि क्या है। देखो एंड्रीनल ग्रंथि किडनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। ठीक है। एंड्रीनल ग्रंथि मुख्यतः दो भागों में होता है। पहला भाग आपका कार्टेक्स कहलाता है, ध्यान दो, पहला भाग आपका क्या कहलाया? कार्टेक्स। दूसरा भाग कहलाता है मेडुला। अब ये देखो दो भागों में बटा है एंड्रीनल ग्रंथि, तो इसका दो भाग है। बाहरी भाग ही कार्टेक्स कहलाता है। ये जो बाहरी भाग है क्या कहलाता है? जैसे ये ग्रंथि है, इसका बाहर वाला हिस्सा कहलाएगा कार्टेक्स और भीतर वाला हिस्सा कहलाएगा मेडुला। तो बाहरी हिस्सा कार्टेक्स और भीतरी हिस्सा क्या कहलाता है? मेडुला। और दोनों हिस्सा से अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। जैसे कार्टेक्स से एक हार्मोन स्रावित होता है ग्लूकोज जैसा, इसीलिए इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और एक होता है मिनरल के जैसा, तो इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। एक और ग्रंथि होती है, हार्मोन होता है जिसको हम लोग जनन हार्मोन या लिंग हार्मोन बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं कार्टेक्स, एंड्रीनल कार्टेक्स से। तो अब जरा यहाँ देखिए, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है? ये भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को भी नियंत्रित करता है। साथ ही जल और इलेक्ट्रोलाइट्स, शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी नियंत्रित करती है। उसी तरह मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसका काम है लवण को नियंत्रित करना और अन्य लवणों को भी ये संतुलित बनाए रखता है। तो जल का संतुलन ये भी करता है, ये भी करता है। इससे पहले एक और पढ़ा है, वो भी करता है। ठीक है। ढेर सारा मिलकर कर सकता है कुछ काम को। अब अगला आते हैं लिंग हार्मोन। ये क्या है? बाहरी लिंगों में जो बाल आने का यौन आचरण को नियंत्रित करता है आपका लिंग हार्मोन। अब अगले भाग में पहुंचते हैं हम लोग, मेडुला। मेडुला में देखो दो प्रकार के हैं। एक एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन दो प्रकार का हार्मोन है। दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। पहला एपिनेफ्रिन है, दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन। इसको देखो, एपिनेफ्रिन हार्मोन को एंड्रीनिन या एंड्रेलिन भी कहते हैं। यह हार्मोन शारीरिक एवं मानसिक तनाव मतलब टेंशन को कंट्रोल करता है। कभी कभी इतना टेंशन हो जाता है आदमी को कि वो पगला सा जाता है। अगर ये हार्मोन स्रावित ना हो ना तो सच में पागल हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या करता है? मानसिक तनाव को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ डर, गुस्सा जैसी स्थिति में भी ये स्रावित होता है और उसको कंट्रोल करता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, अचानक मनुष्य के डरने से मौत हो जाती है। क्यों होती है? देखो ये एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन ज्यादा स्रावित हो जाता है। तो डर को कंट्रोल करने के बजाय ये बहुत ज्यादा स्रावित हो जाने के कारण क्या होती है? शरीर में जहर बन जाता है और मनुष्य की डर से मृत्यु हो जाती है। अगला है आपका नॉरएपिनेफ्रिन। इसका काम है हृदय की पेशी को बढ़ाना, रक्तचाप को कंट्रोल करना, हृदय की पेशी का नियंत्रण करना। ठीक है। तो इस तरह से कुछ अलग अलग ग्रंथियां थी बच्चों, और ये सारे ग्रंथियां हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है। और हम लोगों का ये जो 5वां चैप्टर था भारतीय भवन के अनुसार और एनसीईआरटी के अनुसार 7वां चैप्टर नियंत्रण और समन्वय, ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो चुकी है। धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करो वीडियो को।